हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षिता स्टडी हब। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856। तो 1856 के अंदर जो है वो अवध के अंदर जो है वो लॉर्ड डलहौसी ने एनेक्स कर लिया था। तो उस वक्त जो वहाँ का रूलर था वो था नवाब वाजिद अली शाह। और अवध की जैसे जो कैपिटल है वो आपको पता ही है लखनऊ थी। तो अवध जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों रहा, तो सबसे पहला रीज़न आता है कि वो बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल और रिच रिसोर्स था अपने टाइम में। और यहाँ पर जो सब सोल्जर्स की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा थी। तीसरा रीज़न यहाँ पर जो है सब्सिडरी अलाइंस को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स के पास जो है वो काफ़ी एरिया अवध का अपने अंडर में आ चुका था। उसके बाद में ये एक फेथफुल एले था ब्रिटिश के लिए 50 साल से ज़्यादा। और इसी में ही जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये कि अवध जो है उन्होंने कभी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर या बैटल फाइट नहीं किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि वाई अवध वॉज सेलेक्टेड बाय ब्रिटिश। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अवध के अंदर जो है अब ब्रिटिशर्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों हुआ, उसके रीज़न्स हमें जानने चाहिए। जिसमें से पहला रीज़न है मिस गवर्नेंस, यानी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो भी संचालन वगैरह है वो सब सही नहीं चल रहा था। उसमें कोई ना कोई कमी हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रिटिशर्स को उस जगह को टेक ओवर करना पड़ा। तो ब्रिटिश ने कहा था कि जो नवाब है वहाँ के वो सही तरह से रूल नहीं कर रहे, सही तरह से जो है डिसीजंस नहीं ले रहे। कई सारी कमियाँ एडमिनिस्ट्रेशंस को लेकर हो रही थी। उसके बाद में लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ पर वीक था। ऑफिशियल्स जो थे वो काफ़ी करप्ट भी थे। पीपल जो हैं, जो लोकल वहाँ के सिटीजन्स है, जो वहाँ के आम जनता है, वो भी काफ़ी परेशान थी। तो लॉर्ड डलहौसी ने क्या किया, वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करवाई जहाँ पर लॉर्ड डलहौसी ने सर जेम्स आउटरम को भेजा अवध में। और अवध से उन्होंने आउटरम से कहा कि आप वहाँ जाइए और अपनी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए अवध से रिलेटेड हर छोटी से छोटी डिटेल्स से लेके बड़ी से बड़ी डिटेल्स को ध्यान में रखकर आप पूरी एक अच्छी रिपोर्ट बनाइए ताकि हमें पता चल सके कि अवध की ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है। तो जब जेम्स आउटरम वहाँ गए, उन्होंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया और उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिसके अंदर उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई। उन्होंने ये बताया कि देखिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पुअर है, ठीक तरह से वहाँ के नॉर्म्स नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ऑफिशियल्स करप्ट है। तो ये सारी कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो अवध में हो रही थी। और दूसरा की जो रिफॉर्म है उसकी ज़रूरत थी, यानी वहाँ पे सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसका सही मैनेजमेंट नहीं था, सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। जो वहाँ की जनता है वो भी परेशान हो रही थी। तो इस वजह से जो आउटरम है उन्होंने कहा कि एक सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है और दूसरा यहाँ पे बदलाव की, यहाँ पे नए रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। तो आउटरम जो है उन्होंने कभी भी, देखिए ये हो सकता है कि आपको लगे कि आउटरम ने ही एनेक्सेशन का थॉट रखा है, आउटरम ने एनेक्सेशन के बारे में कभी भी रेकमेंड नहीं किया। ये लॉर्ड डलहौसी का अपना डिसीजन था। डलहौसी जो है उन्होंने एडवाइस को ऑर्डर समझ लिया, यानी उन्होंने ये सोच लिया कि जो आउटरम की जो रिपोर्ट है वो मुझसे ये कह रही है, उसका ये ऑर्डर है कि यहाँ पर मुझे अवध को एनेक्स कर लेना चाहिए, अपने अंडर कर लेना चाहिए। जबकि आउटरम ने क्या किया, सिर्फ अपनी बात रखी कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जैसे होता है ना कई बार कि हम किसी क्षेत्र की परेशानी देखते हैं, फिर हम सुझाव रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि उसको आप बिल्कुल चेंज कर दो, है ना। हम उसमें कहते हैं वहाँ पर वो है, जैसे यहाँ पर अच्छी ज़मीन है, अच्छी फसल है,
अच्छी सॉइल फर्टिलिटी है, तो हम क्या कहेंगे, आप यहाँ पर सिंचाई के साधन लेकर आइए। आप यहाँ पर जो है और उसको जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी खेती बाड़ी वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं, तो उन्हें उनके सही कीमत दीजिए, उनके धान की, उनके अनाज की, उनकी फसलों की। हम ये थोड़ी कहते कि आप ज़मीन पे कब्ज़ा कर लीजिए, नहीं कहते ना। तो ठीक वैसे ही यही लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर किया, जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी उनको इग्नोर किया। उसने क्या किया, उसने सीधा अवध पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, अपना अधिकार जमा लिया। तो देखिए अवध को उन्होंने कैसे एनेक्स्ट किया। फरवरी 1856 में डलहौजी ने डिक्लेयर कर दिया कि अवध अब किसके अंडर में है, ब्रिटिश सरकार के अंडर में है। तो जो वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह, उसे रिमूव कर दिया, गद्दी पर से उसे हटा दिया, थ्रोन पर से उसे हटा दिया, और उसे कहाँ भेज दिया, कलकत्ता। और उसको देने लग गए पेंशन की, आपकी पेंशन है, आपको जितना राज करना था आपने कर लिया, अब आप यहाँ से टाटा बाय बाय हो जाओ, हम आपको पेंशन देते रहेंगे, आप कलकत्ता में जाके अपनी लाइफ जिए। तो अब अवध जो है वो ब्रिटिशर्स का क्या हो गया, प्रोविंस हो गया। ब्रिटिश ऑफिशल्स ने वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर दिया। ठीक है, अब इसका जो ये ब्रिटिश टेक ओवर हुआ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा और किस किस ग्रुप पर पड़ा। तो देखिए सबसे पहले नवाब पर क्या पड़ा कि उसका थ्रोन, उसकी रिस्पेक्ट, उसका पावर, सब कुछ उससे छिन गया। ठीक है, दूसरा उसका जो कोर्ट है, पोएट है, आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस है, उनको भी किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिला। देखो जब कोई बहुत अच्छा राजा होता है, कोई बहुत बड़ा नवाब, बड़ा सा कोई राजा होता है, तो उसके महफिल में, उसके दरबार में कितने सारे पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, डांसर्स होते हैं, प्रीस्ट्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, है ना। कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन जब राजा ही नहीं रहेगा तो मंत्री क्या करेंगे, है ना। और वहाँ पर उस सभा को सुशोभित करने के लिए जो भी अलग अलग क्राफ्ट पीपल है, एक्टिविटी पीपल हैं, वो भी क्या करेंगे, जब राजा को ही वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो राजा जैसे ही हटा वहाँ से, तो ये जितने भी आर्टिसंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं और पोएट्स हैं, ठीक है, इन सबको भी कुछ भी मदद नहीं मिली, उनका भी सपोर्ट टूट गया। अच्छा, इसी में ही ज़मींदार और ताल्लुकदार के साथ क्या हुआ, तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो ले ली गई। जितने भी पुराने प्रिविलेजेस उन्हें मिले थे, जैसे होता है ना कि दादा परदादाओं की ज़मीन मिली हुई है, बड़े आराम से रह रहे, वो सब भी उनसे छीन लिया गया था। और कई ऐसे ज़मींदार थे, ताल्लुकार थे, जिनकी ज़मीन तो छीनी, उनके घर बार भी उनसे छीने गए, है ना, उनसे बहुत सारे उनके अधिकार भी छीन लिए गए। इस वजह से उनमें गुस्सा भी बना और इसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। अब जो बेचारे सिपाही वगैरह हैं, वहाँ जो अवध की रक्षा वगैरह करते थे सिपाही, वो भी थोड़ी बचेंगे। तो उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो फैमिली है, उन्होंने उनका जो लैंड और स्टेटस था वो भी उनसे दूर हो गया। भाई अगर आपकी फैमिली में कोई सिपाही है, वो कमा के लेके आ रहा है, आप उससे ज़मीन खरीदी, आपने अपना एक सोसाइटी में आपका स्टेटस डेवलप हुआ, लेकिन अब आपका वो है ही नहीं, सिपाही ही नहीं है, उसकी जॉब चली गई, तो आप क्या उस लैंड को पकड़ के रखोगे, नहीं, वो आपसे छीन ली जाएगी। ये ब्रिटिशर्स के टाइम की बता रही हूँ, है ना। तो और आपका स्टेटस भी चला जाएगा। इसके साथ में जो भी ट्रेडिशनल अलाउंसेस मिलते थे पहले, जैसे राजा देता होगा उन्हें सैलरीज उनके काम के हिसाब से, है ना, मिलते होगा ना, तो वो भी बंद हो चुका था। इससे क्या हुआ, जो सिपाही है वो भी काफ़ी गुस्सा हो गए थे। अब जो आम आदमी है, देखो भैया, नवाब नहीं बचे, ज़मींदार नहीं बचे, ताल्लुकदार नहीं बचे, सिपाही तक नहीं बचे, तो आम आदमी कैसे बचता है। तो आम आदमी के अंदर जो भी विलेजेस हैं उनको वहाँ पर जितनी भी ज़मीनें वगैरह थी वो ब्रिटिश के अंडर में आ चुकी थी। ओल्ड सिस्टम जो है वो ब्रिटिशर्स के स्ट्रिक्ट ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने लगा कि भाई इतना रेवेन्यू है तो देना पड़ेगा, इतनी खेती हुई है तो इसमें हमारा शेयर ही होगा, आपको इतना मिलेगा, ये वेजेस रहेंगे। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है वो ब्रिटिशर्स ने
कॉमन पीपल पर भी लगा देते। नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अपनाया गया था। इसी के साथ जो है विलेज जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुका था। देखो पहले अवध के अंदर सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक सही सिस्टम, एक सही मैनेजमेंट, एक सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से अवध को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो जो एनेक्सेशन है वो फाइनल ब्लो है, यानी अब देखो इतना सब सहन करते करते अब हम अवध में जब इतना हो गया, जब ब्रिटिश पूरा कब्ज़ा करके बैठ गए, तो ये बिल्कुल तैयार ही हो गई थी 1857 के रिवोल्ट की, जिसने इंडिया और इंडियंस को पुश किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए।